अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर की समरी वजीर आजम के पास आ चुकी है। किसी भी वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान हो सकता है। वजीर आजम ने आज अपने इत्तेहादियों से मुशावरत की है, जबकि इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की समरी पर मुझसे मुशावरत ज़रूर करेंगे और हम आइन के अंदर रहकर खेलेंगे। और आज ही GHQ में योम शोहदा की तकरीब मुनक़िद हुई है, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम खिताब किया है। माजी में फ़ौज की गलतियों का एतराफ़ किया है, मुस्तक़बिल में सियासी क़यादत के रवैयों में तब्दीली की उम्मीद जाहिर की है। फ़ौज और आला अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक़ कह दिया है कि सब्र की भी एक हद होती है, और इमरान खान के बैरूनी साजिश के रवैये को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। अपने तकरीर के शुरू में जनरल बाजवा ने कहा कि मैं बतौर आर्मी चीफ आज अपना आखिरी खिताब कर रहा हूँ। उन्होंने आज ये भी एतराफ़ किया कि फ़ौज पर तनकीद की बड़ी वजह गुज़िश्ता 70 सालों में सियासत में फ़ौजी मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी थी। गुज़िश्ता साल फरवरी में फ़ौज ने फैसला किया कि आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। फ़ौज पर तनकीद अवाम और सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अब इसी झूठी बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। ये बात सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि फ़ौज ने अपनी इस्लाह शुरू कर दी है। उम्मीद है सियासी जमातें भी रवैये पर नज़रसानी करेंगी। हार जीत सियासत का हिस्सा है, हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानू के रवैये को तर्क करना होगा। फ़ौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक
इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। GHQ में यौम शहदा की तकरीब 6 सितंबर को होना थी, जो सैलाब की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। और आज पूरी तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ के साथ थे, जो आर्मी चीफ बनने की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। GHQ से आने वाली फहरिस्त में पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और पाँचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम है। गुज़िश्ता रात GHQ से नामों का डोजियर वज़ारत दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया था और आज वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ है, जिसमें आसिफ जरदारी समेत तमाम इत्तेहादी रहनुमाओं ने शिरकत की है। और ज़राए के मुताबिक तमाम इत्तेहादियों ने अहम तैनाती पर फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया है। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी अब वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर जाएगी, जहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इसकी रस्मी मंजूरी देंगे। इस हवाले से आज इमरान खान ने कहा है कि सदर मुमलिकत इस मामले पर मुझसे मशवरा ज़रूर करेंगे और हम कानून के अंदर रहकर खेलेंगे। जब इमरान खान खेलने की बात कर रहे हैं तो हुकूमत क्या सोच रही है? आज की मीटिंग में शरीक शाहिद खान अब्बासी साहब, उसके बाद कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मीटिंग की अंदरूनी कहानी जानते हैं एजाज सैयद से। एजाज, बहुत शुक्रिया। एजाज, क्या हुआ मीटिंग में? कोई नाम वाम भी बताए वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को, या कोई नाम नहीं बताया और तमाम इत्तेहादियों ने आंख बंद करके एतमाद का इजहार कर दिया? शाहज़, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी ना, ये जिसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन लेना, वो उस तरह की मीटिंग थी। तो ये की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने शाइए पे बुलाया है, गपशप होगी और वज़ीर आज़म साहब नाम भी बताएंगे। किसी ने नाम भी नहीं बताया और जरदारी साहब ने आते साथ खिताब कर दिया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि हम आप पर पूरा एतमाद करते हैं। फिर वो एक सरकारी अंदाज में बाकी सारे इत्तेहादी खड़े हो गए, एक एक करके सब ने कहा हम आप पर एतमाद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बताया ही नहीं कि वो किसको लगाएंगे, ना किसी ने पूछा भी नहीं किसी ने। अलबत्ता ये है कि खालिद मक्सी साहब ने, उन्होंने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी कौम इंतज़ार कर रही है, आप अब लगा दें। जो मोहसिन दावड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप यूँ करें, पता नहीं क्या होगा, कौन लगेगा, क्या करेगा, आप यूँ करें 6 के 6 कैंडिडेट के इंटरव्यू कर लें। तो ये भी हुआ, लेकिन वो हंसी मजाक में ये बातें ख़त्म हो गई, लेकिन किसी ने नाम भी नहीं पूछा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कही, उन्होंने कहा कि देखें हमने कुछ कानूनी तब्दीलियाँ भी करनी है, मशावरत करनी है आप लोगों से। तो कल सुबह 9 बजे हमने काबीना का इजलास बुलाया है, यानी कि जुमेरात की सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया है। तो उससे आधा घंटा पहले हम इत्तेहादी मिल लेंगे, तो हम बैठ के एक मीटिंग कर लेंगे जिसमें हम वो चीज़ें तय कर लेंगे। और तो कोई ये की जा रही है कि रूल्स जो हैं वो तब्दील, उनमें अमेंडमेंट की जा रही है। कुछ चीज़ें जो साइलेंट थी गालबन उनको विजिबल किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट का इन वन वे इख्तियार भी है। रूल्स में तब्दीली की जा सकती है। अलबत्ता कानून में तब्दीली के लिए एक्ट पार्लियामेंट से कानून की मंजूरी करवानी पड़ती है। तो रूल्स की तब्दीली के बारे में हमें पता लगा कि शायद वो तब्दीली करवा रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पे कल सुबह पता लगेगा। और फिर बाद में वो जो अमेंडमेंट होगी उसको प्राइम मिनिस्टर ने अंदिया भी दिया कि हम बाद में काबीना में भी चीज़ें रखेंगे। तो कल ये सारी चीज़ें होगी, कैबिनेट से भी मंजूरी होगी, नए आर्मी चीफ की भी अप्रूवल होगी, और फिर कल ही तो कोई ये की जा रही है कि समरी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद तफसीलात बता रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी आज इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने नाम भी नहीं बताए, सब ने एतमाद का भी इजहार कर दिया। इमरान खान कह रहे हैं कि हम आइन के अंदर रहकर खेलेंगे, सदर मुझसे भी मुशावरत करेंगे। सब क्या अभी भी कुछ है जो करना है, कोई कानून साजी, कोई रूल्स में तब्दीली, जिसकी वजह से कोई राह हमवार हो सके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इसका कानूनी पहलू होता है उसका जायज़ा ज़रूर लिया जाता है कि समरी आप कैसे अप्रूव करेंगे, कैसे आगे भेजेंगे। क्योंकि जो सदर अलवी साहब का रवैया रहा है माजी में इन मामलात में, तो उन्होंने हमेशा पसो पेश से काम लिया है और अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरी तरह अदा नहीं किया। इसलिए हुकूमत चाहती है कि जो भी उसके अंदर कोई ऐसा हुक्म रह जाए उसको पूरा किया जाए। मतलब वो फिर हुक्म तो इसलिए पूरा कर रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि सदर मुमलिकत 2-3 दिन ले लें और जिनको आप आर्मी चीफ लगाएं फिर उनको ना लगा सकें, तो इसीलिए हुक्म दूर करना है? नहीं, जब एक दफ़ा समरी चली गई तो फिर उस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन की शिक 243 जो है बड़ी वाज़ेह है कि जो मशवरा वज़ीर आज़म साहब भेजेंगे
उसको उसकी मंजूरी लाजमी तौर पर सदर साहब ने देनी है। उनके पास कोई मुशावरत की, कोई पसोपेश की गुंजाइश नहीं है। ये बात बड़ी वाज़ेह है। सर मगर आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 48 के तहत आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी जो एडवाइस है वो सदर वापस भेज सकते हैं एक दफ़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बड़ा क्लियर है, दी प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, शैल का लफ्ज़ है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए कोई रूल्स अगर वो ये खेलना चाहते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि हम खेलना चाहते हैं, तो क्या खेलना चाहते हैं? खेलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फैसला तब्दील नहीं होगा किसी भी खेलने से। खेलने से नुकसान सिर्फ मुल्क का होता है। मतलब तो ये जो फैसला है, ये वज़ीर आज़म ने आप लोगों को किसी को बताया है? क्योंकि आज जरदारी साहब जो एजाज सैयद अहवाल बता रहे थे, आते ही कह दिया उन्होंने बस आप पर एतमाद जो फैसला करें, और तमाम इत्तेहादियों ने कह दिया। किसी को नाम में इंटरेस्ट नहीं है, गर्ज नहीं है नाम से? नहीं, नाम से गर्ज होता भी नहीं है। ये फैसला वज़ीर आज़म का है, तो इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया है वज़ीर आज़म के तौर पर। तो आज उस एतमाद को मज़ीद उसकी तौसीक की गई कि हमें आप पर एतमाद है, जो फैसला भी आप करेंगे वो हम सबको मंजूर होगा। सब ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि इस इजलास में ज़रूरत नहीं थी ये बात कहने की। वज़ीर आज़म साहब खुद भी कर सकते थे, लेकिन चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लूँ। साथ में ये भी बताइएगा, आज आर्मी चीफ ने भी तकरीर की, और तकरीर में ज़ाहिर है जो एक चार्जशीट इमरान खान साहब की है उसका तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जवाब दिया, उनके बयानिए को भी झूठा कहा, साजिश के हवाले से भी उन्होंने वाज़े तौर पर बात की, मगर साथ ये भी कहा कि 2018 के जो इलेक्शन थे उसको भी RTS फेलियर और एक सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया, और कहा गया कि अपनी अना एक तरफ रखकर सियासतदान भी फ़ैसला करें। अपनी फ़ौज की गलतियाँ भी मानी 70 साल के हवाले से और सियासी मुदाखलत के हवाले से, और कहा कि फरवरी पिछले साल में फ़ैसला किया है आइंदा मुदाखलत नहीं होगी। आपका भी जो बयानिया है उसको भी उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में खान साहब सिलेक्टेड नहीं थे। जी ठीक है, बाजवा साहब 6 साल आर्मी के चीफ रहे हैं। उन्होंने अपनी जो टर्म थी उसके तमाम मामलात का जिक्र किया है, जो कुछ उसमें हुआ उन्होंने अपना एक बयानिया दिया है, और ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि असल मकसद जो आज उन्होंने कहा है उसका ये है कि जो अगले चीफ आएंगे, जो अगली अस्करी क़यादत आएगी, उनको कम से कम एक डायरेक्शन दे दें कि माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो मुसल्लह अफवाज से हुई हों, चाहे वो सियासतदानों से हुई हों, कम से कम उनको उसका वो इससे वाकिफ़ हों, और उसको रिकॉर्ड पर उन्होंने लाया है। ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तफसीली तकरीर कभी किसी आउटगोइंग आर्मी चीफ ने की है। तो बहरहाल मेरा ख्याल एक मुस्बत बात है कि उन्होंने गलतियों का एतराफ़ भी किया और फ्यूचर की डायरेक्शन भी बड़ी वाज़ेह कर दी है आर्मी चीफ के लिए। भाई साहब, आप एक ज़ाहिर सियासतदान सीनियर हैं, आपका तजर्बा भी है, आपको लग रहा है कि एक टेक्टिकल रिट्रीट है या वाकई एक स्ट्रेटेजिक फैसला है? आप तो खुद कहते रहे कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और फिर सब अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और ये मुल्क आगे बढ़े, मगर आपको लग रहा है बस ये बयान काफ़ी है? आपको भरोसा है कि आइंदा मुदाखलत नहीं होगी? नहीं, मुझे भरोसा नहीं, मुझे एतमाद है कि नहीं होगी, क्योंकि आज बाजवा साहब ने गलतियों का एतराफ़ भी किया है और उनके असरात जो मुल्क पर हुए हैं उनका भी किया है। तो अगले चीफ़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो इससे डायरेक्शन हासिल करेंगे और इन गलतियों से बचेंगे, और जो भी फ़ौज का असर है जो आइन से बाहर है वो सियासत में और हुकूमत के चलाने में उसको ख़त्म किया जाएगा। साहब, और आपको लगता है कि इंटेंट का इजहार समझ लें, इंटेंट का आप कह रहे हैं इज़हार समझ लें। दायरे खान साहब 26 को आएंगे, वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे और वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते हैं। आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले में आपकी हुकूमत को मजबूर नहीं करेगी कि इलेक्शन की तरफ जाएं? जी, यही बात मेरा आज बाजवा साहब ने भी कही है कि जो ये तवक्को करेगा कि फ़ौज मुदाखलत करेगी और किसी को इलेक्शन दिलवाएगी, इक़्तिदार दिलवाएगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब आज जो उनकी जगह है पार्लियामान, उसको छोड़कर वो जाकर किसी और से किसी गैर आइनी कदम की तवक्को रखेंगे, तो मेरा ख्याल है उनको इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सब पर क्या मौक़िफ़ है? कि ज़रदारी साहब
को एतमाद इसलिए है कि उन्हें पता है और उनकी बात भी सुनी गई है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज की मीटिंग के बाद क्या करने जा रही है पीडीएम की हुकूमत? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, मीटिंग का अहवाल ये कि जरदारी साहब ने कहा एतमाद है, फिर सबने कहा एतमाद है, वज़ीर आज़म ने नाम भी नहीं बताया, फिर अचानक एक काबीना का इजलास भी होना है और खान साहब कह रहे हैं हम सदर मुझे भी बताएंगे और हम आइन के अंदर रहकर खेलेंगे। अभी भी क्या कोई ट्विस्ट बाकी है सारी की सारी एपिसोड में, और उस ट्विस्ट को रोकने के लिए आप लोग काबीना में कुछ करने लगे? शहज़ेब साहब, देखिए ना, ये बड़ा सिंपल इशू है कि आज वजीर आजम साहब ने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया ना। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाइड लेवल पे मुशावरत हुई हो, और उन्होंने अपने सब इत्तेहादियों को लॉजिकली बुलाया, उनका हक बनता था। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि सब इत्तेहादियों को इकट्ठा करके उनसे मुशावरत की कि क्या करना चाहिए। अब उस पर इत्तेहादियों ने सब ने इत्तफाक राय से, जरदारी साहब की इस राय से इत्तफाक किया कि हम अपनी अपनी आरार ना दें, बल्कि हमें जब हुकूमत पे एतमाद है और वजीर आजम को हमने अपना टीम लीडर बनाया हुआ है, तो उनके हाथ मजबूत करते हुए ये इख्तियार उनको दें कि आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। आइन तो उनको इख्तियार देता है, लीगली तो उनके पास है, लेकिन इत्तेहादियों के तौर पे अगर वजीर आजम ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया तो फिर इत्तेहादी जमातें भी अपने इसी एतमाद का इजहार उन पर करें ताकि उनके हाथ और मजबूत हों, हम उनके साथ खड़े। तो ये उसका एक फैसला था, एक इजहार था। तो कायरा साहब, क्योंकि समरी आ चुकी है, अब इन 6 नामों में से वजीर आजम किसी को भी आर्मी चीफ बनाए और फिर ज़ाहिर इमरान खान एतराज़ करते हैं या सदर कोई आईनी मामला उठाते हैं, तो इत्तेहादी साथ ही खड़े हैं कि भाई अब समरी आ गई, इसमें से जिसको चाहे वजीर आजम बना दे। ऐसे ही है, लेकिन एक बात और जरा ज़हन में रखिए, एक होता है क्याफे, हम एक ख्याल का घोड़ा दौड़ा लेते हैं कि जी ऐसा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये जो अगर वाला सवाल होता है ना, ये बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर तो मफरूजा है। अब जरा इसकी रियलिटी को देखें, इसको जरा खोल लीजिए। एक बात हो रही है कि जी सदर साहब अगर ऐसा कर लेते हैं कि उनके पास समरी जाती है, ABCD इन 6 में से कोई नाम जाता है और वो देख के रख लेते हैं, वो उनके पास इख्तियार है कि वो 15 दिन तक समरी रोक सकते हैं। फर्ज करें ऐसा है, ओके, हम भी उसका कोई ना कोई काउंटर रख के बैठे होंगे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि आज फैसला हुआ, सदर के पास समरी गई, सदर समरी रोक के बैठ गए, फिर क्या हो जाएगा? जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करना था, उन्होंने एक बंदा नॉमिनेट कर दिया, उसका नोटिफिकेशन हो गया। सदर अगर वो समरी लेके बैठ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि हम सीनियर मोस्ट जो भी आर्मी जो होंगे कोर कमांडर, he will continue, he will take over as the temporary आर्मी चीफ। एक और भी सूरत हाल हो सकती है। अब ये फर्जी सवाल है, इसके ऊपर मेरा फर्जी जवाब पता नहीं कई माने निकाल देगा, इसलिए मैं फर्जी सवालों के जवाब तो वैसे अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस मफरूजे को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सीनियर मोस्ट कमांडर इन चीफ जो भी होगा कोर कमांडर, ही विल टेक ओवर फॉर द डेज जो बाकी सदर साहब के पास होंगे। या एक और सूरत हो सकती है कि वजीर आजम मौजूदा आर्मी चीफ को कहते हैं कि आप कंटिन्यू करें टिल द न्यू चीफ टेक्स ओवर अगले 10 दिन के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, मुल्क में क्या क़यामत आ जाएगी? ये तो एक रूटीन का इशू है, एड्रेस हो जाएगा। हाँ, उस पर PTI की हैसियत वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी बात शाज़ेब ये है कि इमरान खान का यू टर्न इससे बड़ा और क्या होगा? एक और यू टर्न है कि आप एतराज़ कर रहे हैं कि जी आप जरदारी साहब से मशवरा क्यों कर रहे हैं? भाई जरदारी साहब इलेक्टेड मेंबर भी हैं, जरदारी साहब लीगली बिल्कुल ऑथराइज्ड भी हैं, और वो इत्तेहादी हुकूमत में एक मेजर जमात के सरबराह भी हैं। नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बार किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते, लेकिन उनको एक सेरेमोनियल ओहदा दे दिया गया कि वो पार्टी के रहबर हैं, रहनुमा हैं, उनको उनकी सारी जमात अपना लीडर मानती है। उनसे मुशावरत पे तो खान साहब को एतराज है कि जनाब उनसे मुशावरत नहीं होनी चाहिए। खान साहब जो कि खुद हमारी नजर में तो वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, लेकिन फर्ज करें आज वो भी नहीं है, क्योंकि उनका जिस मेंबरशिप पे वो थे, वो तो मेंबरशिप खत्म हो गई अदालत के फैसले या इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। आज इमरान खान साहब के साथ सदर ममलकत जो कि न्यूट्रल हैं, ही इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल, वो एक अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए अपने पार्टी के लीडर से कैसे मुशावरत करेंगे? खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुझसे तो मुशावरत होगी और मैं खेलूंगा, जो कि वो ये जरा अहम सवाल है। और
और आपने जो एक मिनट छोटा सा एक मिनट मुझे दीजिए, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से खेले कि उन्होंने एक मफरूजा खड़ा कर दिया कि जनाब मेरे खिलाफ आलमी साजिश होगी, अमेरिका ने की है। फिर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खेले कि उनके वजीर खजाना शौकत तरीन ने अपने दोनों सूबाई मुदरा से वफाकी हुकूमत को उस वक्त खत लिखाया जब हम IMF के साथ उनका किया हुआ मायदा जो है उसको पूरा करने जा रहे थे। तो खान साहब किस किस के साथ खेलना चाहते हैं? वैसा मगर आपने कहा कि अगर के साथ ना सवाल करें, मैं मगर के साथ एक सवाल कर देता हूं। आर्मी चीफ ने आज कहा कि 70 सालों की बात भी मानी और उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं होगा और इदारे ने फैसला कर लिया है, मगर इदारे ने पहले भी माजी में फैसला किया है। आपको यकीन है और आपको ये भी यकीन है जो हर 3 साल बाद हम जिस मसले में पड़ते हैं, कभी तौसी का मसला, कभी नई तैनाती का मसला, इससे हमारी जान नहीं छूटेगी, इस मुल्क की जान नहीं छूटेगी, जिसकी वजह से पूरा मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। आप लोग को इस पर भी फैसला करेंगे? शाहजेब, गुजारिश ये है कि हाँ, ये बात आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त है कि माजी में भी ये कहा गया, कई अदवार में कहा गया, लेकिन आज अगर ISI का चीफ कह रहा है, फौज का जो तर्जमान है वो कह रहा है और फौज का कमांडर इन चीफ कह रहा है और सारी कौम के सामने मीडिया पे कह रहा है कि हमने इंस्टीट्यूशनल फैसला कर लिया है कि आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और हमने फलान डेट से ऑनवर्ड ये तय करके इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मेरे आपके और कौम के पास क्या रास्ता है? या इस पे एतबार करें और आइंदा उसकी परफॉर्मेंस, इदारे की परफॉर्मेंस साबित करेगी कि वो अपनी बात पे साबित है कि नहीं। और दूसरा तरीका है कि हम कहें नहीं जनाब हम आपकी बात नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते तो फिर शायद मुझे एडवाइस कर दे कि मैं अगर आर्मी चीफ को या आर्मी को बहसियत इदारा ये कहूं कि मैं आपकी बात नहीं मानता तो फिर मैं क्या करता हूं? आम बात है। मैं इस हवाले से वैसे तो ज़ाहिर है आप अगर नहीं मानते तो आप कम से कम एक ट्रूथ रिकन्सिलिएशन हो, इसके अलावा कोई कानून साजी हो, आइंदा तैनाती और तौसी के हवाले से ऐसे मामलात हों कि मुदाखलत ना हो, बहुत कुछ कर सकते हैं, एक डिबेट हो सकती है। अगर आप बयान पे यकीन करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो भी आपका इस्तेहकाक है, वरना पूरी एक डिबेट हो सकती है। मैं बताता हूँ, इस पर भी सवाल का जवाब दे देता हूँ। इसके लिए बीबी शहीद ने जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसके कुछ हमें उसके को 94-95% पे अमल कर चुके हैं, कुछ पार्ट्स उसके रहते हैं। उसमें से एक पार्ट वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी है, तो उसकी तश्कील भी है। अगर आज भी अपोजिशन हमारे साथ यानी इमरान खान साहब ये तय कर ले कि वो हवा के घोड़े से वापस उतर आए, वो अपने अनाज से वापस उतर आए, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त तो वो इदारों के सामने वो फौज के साथ लड़ पड़े, वो इलेक्शन कमीशन के साथ लड़े हुए हैं, वो अदलिया के साथ लड़े हुए हैं, वो पार्लियामेंट के साथ लड़े हुए हैं, वो इस वक्त मीडिया के एक बड़े हिस्से के साथ लड़े हुए हैं। इस वक्त उनकी हालत यह है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ लड़े हुए हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। अगर वो इस घोड़े से वापस उतर आए और रैशनली देखें कि वो अकेले अक्लमंद नहीं है, वो अकेले ज़हीन नहीं है, वो अकेले गैरतमंद नहीं है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आज आर्मी चीफ की बातों में कुछ बातें वो भी हैं जिस पर डिबेट होगी मुस्तकबिल में, और मेरे ख्याल में अगर आर्मी चीफ आज की तकरीर में कुछ बातें ना कहते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने भी उनके खिलाफ भी जो कुछ कहा गया और कितना उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। लेकिन एक बात तो है ना, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों का शिकार है उसमें कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कैरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ आपने सुना है, हमने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए उन्हें भी दावत दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। जिससे आज इमरान खान रियल एस्टेट माफिया कह रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद इमरान खान ने पहुँचाया। उन्हें मुसलसल काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम्स दी और आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीमें गलती थी। जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान को एमनेस्टी स्कीम देकर पता चला कि एमनेस्टी स्कीम तो बुरी होती है, बल्कि उन्हें हुकूमत में आने से पहले भी ये पता था और वो एमनेस्टी स्कीम के शदीद नाक़िद थे। हालांकि वो खुद भी 2001 में जनरल मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा चुके थे। जो लोग टैक्स चुराते हैं, चोरी से पैसा बनाते हैं, उनको छूट दे दी है। मनी वाइटनिंग स्कीम यानी कि ब्लैक का पैसा वाइट करने का उनको एक और मौका दे दिया। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। ये इस मुल्क की
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर इक़्तिदार में आते ही एमनेस्टी स्कीम दे दी। हालांकि इमरान खान ये वादा करके आए थे कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे और काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, बल्कि जिन्होंने माजी में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है उनसे भी तहकीकात करेंगे। मगर देखिए इक़्तिदार में आकर एमनेस्टी स्कीम की कैसे इमरान खान मार्केटिंग करते थे। मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं इसमें आप सब शिरकत करें। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है। ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। इमरान खान डराते भी रहे कि हुकूमत के पास सारी मालूमात आ गई हैं, फिर एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, बेहतर है अभी फ़ायदा उठा लें। डेडलाइन में एक के बाद एक तौसीह देते रहे और अपीलें करते रहे कि काला धन सफ़ेद कर लें। याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इंफॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। हमारे पास मुआहदे हुए हैं, बाहर से हमें प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की, बैंक अकाउंट्स की उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारी एजेंसीज़ के पास इंफॉर्मेशन है किसके पास बेनामी अकाउंट पड़े हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी है। ये कभी पहले हमारे पास नहीं थी। इसलिए इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ। और फिर लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और एमनेस्टी स्कीम की डेडलाइन ख़त्म हो गई। और जिन्होंने नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 1 साल बाद इमरान खान ने एक और एमनेस्टी स्कीम दे दी। आज इमरान खान जिस रियल एस्टेट को माफिया करार दे रहे हैं उसी को एमनेस्टी दे दी। और ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी दी, बल्कि उसे बार बार तौसीह भी दी और उसकी मार्केटिंग भी करते रहे और उसकी कामयाबी का क्रेडिट भी लेते रहे। उसे तौसीह देने को बड़ी खुशखबरी भी करार देते रहे। नए साल की खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने जो फिक्स टैक्स रिजीम थी वो 31 दिसंबर 2021 तक हमने एक्सटेंड कर दी है। ये बड़ी डिमांड थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो डिस्क्लोजिंग द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो आप जब इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, उसकी हमने एक्सटेंशन 30 जून 2021 तक कर दी है। 186 अरब के प्रोजेक्ट्स FBR के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं और जो रजिस्टर होने हैं, जो ड्राफ्ट फॉर्म में है, वो हैं 116 अरब के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और फिर अरबों रुपए का काला धन सफ़ेद हुआ और इमरान खान बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि जब बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी के इमरान खान के दौर में असासों में इजाफे का स्कैंडल सामने आया तो इमरान खान खुद दिफा में आ गए और दिफा भी यही पेश किया कि उनके दौर में तो रियल एस्टेट की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। और फिर सहाफ़ी फ़खर दुरानी की खबर सामने आई कि फरा गोगी साहिबा ने भी इमरान खान की 2019 की एमनेस्टी स्कीम में 33 करोड़ रुपए डिक्लेयर करके फ़ायदा उठाया था। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फरा गोगी साहिबा की तरफ से FBR में जमा कराए गए अपने दस्तावेज़ात के मुताबिक उन्होंने 2019 में इमरान खान हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा माफिया है वो रियल एस्टेट माफिया है। लेकिन अगस्त 2020 में इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान पंजाब में दरियाए रावी के किनारे नए शहर को आबाद करने के नाम पर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट की लागत 20 अरब डॉलर्स बताई गई और जिस ज़मीन पर यह प्रोजेक्ट तामीर करना था वो 1,10,000 एकड़ पर फैली हुई है। इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट की काफ़ी तशहीर की, खुद भी इस साइट का मुतअद्दिद दफ़ा दौरा कर चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि यह मनसूबा कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारियों के लिए एक बेहतरीन मौका है। यानी बतौर वज़ीर आज़म और फिर बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर साबित हुए हैं जो रियल इस्टेट के मार्केटिंग एजेंट बनकर काम करते रहे हैं। मगर आज इमरान खान किसानों की बात कर रहे हैं, रियल इस्टेट को माफिया कहकर कब्ज़ों की बात कर रहे हैं। मगर उनके ही इफ्तिताह करदा रावी अर्बन प्रोजेक्ट में किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़ों की खबरें आती रही हैं।
क्योंकि जिन ज़मीनों पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम शुरू करना था उनमें से बाज़ ज़मीनें उन किसानों की हैं जो दहाइयों से वहाँ काश्तकारी कर रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत के दौरान ही उन्होंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया था। साथ ही किसानों ने एतराज़ उठाया कि उनसे ज़बरदस्ती मार्केट रेट से कम पर ज़मीन ली जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और शफाफियत से मुतालिक भी कई सवालात उठे और दावे हुए कि ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े बिल्डर्स के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, किसानों का इस्तेहसाल कर रहा है। साथ ही ये सवालात भी उठे कि किसी भी आज़ादाना माहौलियाती स्टडी के बगैर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसके बहुत संगीन माहौलियाती असरात मुरतब हो सकते हैं। जिसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट चला गया और जनवरी 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया और पंजाब हुकूमत को हिदायत दी कि वो ऐसी कानून साजी का आगाज़ करे जिसके तहत लैंड एक्विजिशन एक्ट को आइनी मैंडेट के मुताबिक किया जाए और बिलखुसूस इस मकसद के लिए कि ज़रई ज़मीनों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवालात उठा दिए, इसे गैर कानूनी करार दे दिया। मगर फिर इमरान खान इस प्रोजेक्ट का दिफा करने सामने आ गए और ख़ुद फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट की साइट का दौरा करते हुए पैगाम दिया कि प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तसव्वुर कीजिए, मुल्क के वज़ीर आज़म ये कर रहे थे। ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। इमरान खान की हुकूमत इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल करते हुए पंजाब हुकूमत को इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ उन ज़मीनों पर काम करने की इजाज़त दे दी जिनके हुसूल के लिए मुआवज़ों की अदायगी हो चुकी थी, यानी जिन किसानों की अदायगी नहीं हुई थी और जो अपनी ज़मीनें फ़रोख्त नहीं करना चाहते थे उन पर पंजाब हुकूमत काम नहीं कर सकती थी। मगर जब से तहरीक इंसाफ दोबारा पंजाब में हुकूमत में आई है तब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस किसानों की ज़मीनों पर गश्त कर रही है, हुकूमत की पुश्त पनाही से ज़मीनों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा माफिया है, मगर जहाँ मामला किसानों और रियल इस्टेट सेक्टर्स के मफादात का है तो वहाँ इमरान खान किसानों के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि रियल इस्टेट सेक्टर के मार्केटिंग एजेंट बन गए हैं। इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए ट्वीट्स करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। वो मुसलसल ट्वीट करते रहे हैं, प्रोजेक्ट को प्रमोट करते रहे। और ज़रा सोचिए कि कोई और वज़ीर आज़म या फिर साबिक वज़ीर आज़म एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की ऐसी तशहीर करता तो इमरान खान क्या कहते। रूडा से मुताल्लिक किसानों की शिकायत पर हमने रूडा के CEO इमरान अमीन से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हमने जो एक्विजिशन की थी, जो आपका क्वेश्चन था, उस एक्विजिशन में तकरीबन 4,500 एकड़ एक्वायर की गई थी लैंड, जिसमें 3,200 एकड़ वो दरिया के अंदर है, बिकॉज़ यहाँ पे बिराज बनने हैं, यहाँ पे दरिया की चैनलाइजेशन होनी है और उसके साथ बिकॉज़ बाहर भी लैंड चाहिए होगी, एम्बैंकमेंट्स हम बना रहे हैं, तो उस वजह से तकरीबन 1,300 एकड़ बाहर है। इसके साथ ये जो पूरा दरिया का जो लेंथ है, इस रिवर के लेंथ में हम जो एम्बैंकमेंट, जो बिराजेस हम बनाएंगे, यहाँ पे हमें कोई डेवलपमेंट किसी को इजाज़त नहीं दे रहे और इसकी वजह से अगर साथ में कोई आबादी है उसको हम शिफ्ट कराएंगे। फ़िलहाल हमने जो एक्वायर किया उसमें कोई आबादी नहीं आ रही। हाँ, उसमें क्रॉप्स थे जो बिल्कुल रिवर के बैंक पे थे। वो जब एक्वायर हुई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अथॉरिटी ने पेमेंट की, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी दी और ऑन टॉप ऑफ दैट अथॉरिटी उसमें अब उनको फाइल्स की शक्ल में एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट अलाउंस या कॉम्पनसेशन भी पे कर रहा है। पूरी उसमें हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि जो फार्मर्स वहाँ पे अगर उनकी किसी की लैंड आ रही है, उनको पेमेंट हो गई है, उसको एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी हम पे कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है जो तासुर दिया जा रहा है कि रूडा के आदे के साथ यहाँ पूरी की पूरी फोर्सफुल एक्विजिशन की जाएगी, पूरा 1 लाख एकड़, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मास्टर प्लान हम कर रहे हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली से जो एक्ट हमारा अप्रूव हुआ है, उस असेंबली के एक्ट में हमारे पास ये पावर्स ऑफ प्रोविजन दी गई है कि यहाँ पे मास्टर प्लान हम एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो हमारे मास्टर प्लान के मुताबिक होगी। इनका दावा है, मगर किसान क्या कह रहे हैं, इसके लिए आज हमने अपने नुमाइंदों को दरिया रावी के किनारे उन किसानों और ज़मींदारों के पास भेजा, तो देखिए उन्होंने क्या शिकायत की। जी, वो इस वक्त दरिया रावी के किनारे और कालाख्ताई रोड पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर ज़मींदार हैं, किसान हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत सामने आई थी कि जो रोडा इंतज़ामिया है वो ज़बरदस्ती आकर उनके जो डेरे हैं, उनकी जो अराजी है, यहाँ पर फसलें लगी हुई थी, उसको ख़त्म कर रही है। जिसले प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है तो असी एक अफसर का जाके दरवाज़ा खड़काया, AC DC MPA MNA किसी साड़ी गल सुनन तक भी नहीं पसंद की हैगी। उन्होंने जाके कहा कि यार साड़ी बात कम से कम वज़ीर आज़म
नाल करो ना इमरान खान नाल जाके बात की थी, तो बात करके उन्होंने कानून का ही हुलिया बदल दिता है। पूरी कौम के सामने ये बात आनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने लैंड माफिया का फ्रंटमैन बनकर इस रूडा को अनाउंस किया है। मजलूम किसानों ने हाई कोर्ट में रिट की, हाई कोर्ट के अंदर जो है ना हमें वाज़िया तौर पे रूडा को मुअत्तल किया गया और हमारा स्टे भी मौजूद है और रूडा के तमाम कवानीन को जो है रोका गया कि वो ज़मीन यहाँ एक्वायर नहीं कर सकते, अवार्ड नहीं कर सकते। इस अवार्ड को बाकायदा मुअत्तल किया हुआ है। उससे अगले दिन इमरान खान साहब और पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको इंटरिम रिलीफ मिला कि उस दिन तक जो ज़मीन लोगों ने, जिन लोगों ने पैसे ले लिए हैं, सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर रूडा काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि पंजाब में जैसे ही परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत आई है, इन्होंने बगैर किसी नोटिस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की मौजूदगी में हर यहाँ जो है ना वो मौजाजात के अंदर ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनों की फसलें ख़राब की। लैंड माफिया को हम किसी कीमत के ऊपर कानून की और के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपनी ज़मीनें नहीं लेने देंगे। मियाँ महमूद रशीद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ 2, 3, 4 और मिनिस्टर्स मेरे घर पे आए, मुझे हर किस्म की उन्होंने बात की और इमरान खान साहब से भी मैंने कहा है और मैंने कहा इमरान खान साहब को जाकर समझाएं, गरीबों की, मजलूमों की ज़मीनों को लैंड माफिया के हवाले करोगे तो तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। ये हाल इत्थे जबरदस्ती हो रही साहब, गरीब बंदे की कोई वुकत नहीं है। फसल तबाह कर दिते ने ना, कोई ज़मीन असी वेची भी नहीं, साडी ज़मीन ते कब्जा कर गए ने, धक्के नाल हर फसल ही तबाह कर दिता है उन्हें साडा। रूडा अथॉरिटी जो है वो इंतहाई जालमाना और वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, ज़मीनें देख लें बर्बाद कर रहे हैं। हम तो अपनी जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ज़बरदस्ती हमारे जो ज़मीन के इंतकाल थे रूडा के नाम ट्रांसफ़र किए गए ज़बरदस्ती 10 और ये 10 सितंबर को आकर हमारी ज़मीन जहाँ फसल थे, मकई की फसल थी, अरबी की फसल थी और मुंजी की, उसको उजाड़ दिया गया और यहाँ मेरे डेरे पर आए, यहाँ मवेशी थे उनको निकाल कर यहाँ सारा दीवारें उसकी गिरा दी गई, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। आपको पहले उन्होंने आगाह नहीं किया था? कोई कानून पंजाब हुकूमत ने कोई ऑर्डर दिखाए हो? कोई आगाह नहीं किया गया, हमें कुछ नहीं किया गया। हमने, हमारा कसूर ये है कि हमारे बंदे ने ये कहा, मैं तो मौजूद उस बंदे ने ये कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी स्टे आर्डर है, हाई कोर्ट का भी आर्डर है। उसका उन्होंने गुस्से में आकर ये सारे काम किए। तो आपने ये क्यों कहा कि आपके पास हाई कोर्ट का भी आर्डर है, स्टे आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का भी है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।